हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो आप सभी के लिए मैं इस के मंथ में एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर के आया हूं। हम सब यहां पर डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी 100 डेज क्रैश कोर्स प्लान, जहां पर हम सब मिल करके आप सब हमारे साथ जो है इस पूरे के हमारे मिशन के अंदर जो है ना पूरा कोऑपरेट करने वाले हैं। और हम जो है पूरे 100 डेज के अंदर नीट के एग्जाम के लिए जो है कंप्लीट कोर्स हम यहाँ पर जो है स्टडी करेंगे। इस कोर्स के अंदर बच्चे बायोलॉजी टीच की जाएगी आपको जो है मेरे द्वारा, माई सेल्फ आशु नैन, और केमिस्ट्री और फिजिक्स के फैकल्टी मेंबर्स आपको जो है यहाँ पर रिस्पेक्टिवली मिलते चले जाएंगे। तो चलिए, अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं बिना और टाइम वेस्ट किए हमारे स्क्रैच कोर्स की तरफ। तो हमने जो है इसको टारगेट किया है कंप्लीट 100 डेज के अंदर, जहां पर जूलॉजी, बॉटनी वगैरह सब मैं आपको टीच करूंगा, और वहीं पर केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए हमारे पास जो है हमारे डिफरेंट स्टाफ मेंबर्स हैं। तो चलिए बच्चे, आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा जो है, जैसा आप जानते हो, हमारी जो है बायोलॉजी के अंदर जो है हमारे पास बॉटनी की यूनिट के अंदर सबसे पहली जो यूनिट हमारी रहती है वो पर्टिकुलरली रहती है अबाउट दी डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी के अंदर हमने पढ़ा है बच्चे की, डाइवर्सिटी के अंदर हमारे पास मेनली जो है 4 चैप्टर्स रहते हैं, 3 या 4 चैप्टर जो पहले एनटीए ने जो है सिलेबस के अंदर एडिटिंग करी है। तो उसके बाद से अब हमारे पास मेजोरिटी में जो है बच्चे ये 4 चैप्टर्स बचे हुए हैं। जैसे इसके अंदर लिविंग वर्ल्ड आता है, उसके बाद आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है बच्चे, थर्ड आपका जो है प्लांट किंगडम होता है, और फोर्थ आपका एनिमल किंगडम होता है। तो इस यूनिट के अंदर जो है हम सबसे पहले आज हमारी जो है ना डाइवर्सिटी यूनिट का सबसे पहला चैप्टर जो है ना यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो पहले तो आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाइवर्सिटी इस कंप्लीट यूनिट के अंदर बच्चे हम आपके जो है मेजोरिटी में इंक्लूड है 4 टॉपिक्स, और ये 4 कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपका आता है लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड। दूसरा टॉपिक जो बच्चे आपका इंक्लूड किया गया है, ये टॉपिक है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड टॉपिक बच्चे आपका है प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। और फोर्थ टॉपिक बच्चे आपका रहता है एनिमल किंगडम। तो हमारी आज की क्लास का पूरा एजेंडा, हमारा सबसे पहला चैप्टर रहने वाला है जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। तो इसको हम आज की क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चे आप सबका हमारी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ से जो है ना हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा मेन जो है हम अपनी प्रायोरिटीज को पहले ही जो है ना असाइन करके रखेंगे। हमारा मेन एजेंडा है इस तरीके के कंटेंट को, इस तरीके के कंसेप्ट्स को थोरली जो है ना यहाँ पर स्टडी करना, जहां से जो है नीट के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं या पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके के टॉपिक्स को हमें सबसे पहले इस प्रायोरिटी के अंदर रखना है। तो आप जो है लिविंग वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो लिविंग वर्ल्ड बच्चे टॉपिक जो है, इससे क्वेश्चन का नंबर नॉर्मली एवरेज रहता है, ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बहुत कम पूछे जाते हैं। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं अबाउट दी लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए, इस कंसेप्ट को अगर मैं स्टार्ट करने जाऊं बच्चे, तो लिविंग वर्ल्ड की स्टोरी जो है स्टार्ट होती है हमारी कहां से। तो लिविंग वर्ल्ड जो है बच्चे, अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है जो हमारे टर्म में लिखा हुआ है लिविंग। तो ऑर्गेनिज्म, जितने भी हम जो है एनवायरनमेंट के साथ अपने इंटरेक्ट करते हैं, हम हर तरीके के जो है ना यहाँ पर 2 तरीके के कंपोनेंट्स को नॉर्मली देखते हैं। इनमें से कुछ तो होते हैं बच्चे आपके पास लिविंग, राइट, और कुछ कंपोनेंट्स जो है ना हमारे सिस्टम के अंदर होते हैं नॉन लिविंग। और हम इस बात को अच्छे से समझते हैं कि ये लिविंग और नॉन लिविंग टाइप के जो है कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और इसी इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है कि हम जो है हमारे आज के ऑब्जर्वेबल जो है ना वर्ल्ड के अंदर रहते हैं। तो बेसिकली अगर बात की जाए लिविंग और नॉन लिविंग, तो आपको जो है ना सबसे पहले तो ये बात समझनी है हम किस ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोलेंगे और किसको हम लिविंग की कैटेगरी के अंदर नहीं रखेंगे। तो अगर हम लिविंग की बात करें बच्चे, तो लिविंग क्या होता है। तो लिविंग बच्चे एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कुछ फीचर शो करने वाला है। और ये फीचर क्या क्या रहने वाले हैं, देखिए ये फीचर रहने वाले हैं बच्चे मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। तो सबसे पहले अगर मैं आपको डिफाइन करना चाहूं कि सर व्हाट इज लिविंग, तो लिविंग की कैटेगरी के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझनी होंगी। जैसे सबसे पहले क्या, कौन कौन से फीचर्स ऐसे हैं जिससे मैं लिविंग को नॉन लिविंग की जो है ना कैटेगरी से डिफरेंशिएट कर सकता हूं। तो इस फीचर में सबसे पहला और काफी इंपॉर्टेंट फीचर जो सबसे ज्यादा जो है ना क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है, और ये फीचर है बच्चे आपका मेटाबॉलिज्म। तो सर मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड
एनाबॉलिज्म, आपकी बॉडी के अंदर ऐसी रिएक्शन जो लगातार दो कंपोनेंट मिलकर के एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाता है, या एक पर्टिकुलर टाइप का जो सबस्ट्रेट होता है वो टूट जाता है दो या उससे ज्यादा टाइप के प्रोडक्ट के अंदर। इनको जो है ना हम कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की प्रोसेसेस बोलते हैं। ये हमारे सेल के अंदर कंटिन्यूसली चलती रहती हैं, रनिंग रहती हैं। आप फिर चाहे अवेक हैं या आप स्लीप कर रहे हैं, किसी भी टाइप की आप स्टेज के ऊपर हो, ये जो है ना लगातार कंटिन्यूस हमारी बॉडी के अंदर चलती रहती है। दैट्स व्हाट इट गिव्स अस द मीनिंग ऑफ लाइफ, राइट। यही बच्चे लाइफ है हमारी, यही जो है ना सेल को जिंदा बनाए रखता है, लिविंग स्टेट में रखता है। तो लिविंग की कैटेगरी के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहला क्राइटेरिया तो हमारा मेटाबॉलिज्म का रहना चाहिए। मेटाबॉलिज्म जो है ना इन दोनों की दोनों प्रोसेस का सम होता है बच्चे, किस किस का, ये एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, इन दोनों की दोनों जो है ना प्रोसेसेस का बच्चे ये अल्टीमेटली क्या होता है, सम होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहला कंसेप्ट आया, सबसे पहला फीचर आया जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करने वाले हैं, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को शो नहीं करने वाले हैं। दूसरा जो हमारे पास फीचर इसमें आता है वो है एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। ये भी एक ऐसा फीचर है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, ठीक है ना। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इस प्रॉपर्टी को शो नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसी एबिलिटी है बच्चे, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, खुद से रेप्लिकेट करने की एबिलिटी। अब आप सोच के देखो, क्या आप लोगों ने कभी एक जो है ट्री तो चलो लिविंग हो गया, ट्री जो है अपने आप को रेप्लिकेट करता है, हमें पता है वो वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन करे, सेक्सुअली करे, वो तो अपने आप को रेप्लिकेट करता है। लेकिन क्या आपने किसी नॉन लिविंग थिंग को खुद को रेप्लिकेट करते देखा है बच्चे? एज ए फीचर जो है ना नॉर्मली कौन शो करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फीचर होता है कि वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। तो दो फीचर्स हमने यहां तक देखे, एक मेटाबॉलिज्म हो गया, दूसरा क्या हो गया बच्चे, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट फीचर आपके पास रहेगा सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड एमर्जेंस, ठीक है ना। तो ये भी एक फीचर रहता है, क्या क्या, सेल्फ ऑर्गेनाइज, एमर्ज, इस तरीके के जो फीचर शो करेंगे बच्चे, ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करने वाले हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इस फीचर को शो नहीं करने वाले हैं। अगर हम और थोड़ा आगे बढ़े इस कंसेप्ट में, तो आपको ये बात समझनी चाहिए जरूरी कि एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस होती है खुद के बारे में, किसी ऑर्गेनिज्म की खुद के बारे में अवेयर रहना, दैट इज सेल्फ अवेयर अबाउट द इटसेल्फ। ये जो प्रॉपर्टी होती है ये भी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, नॉन लिविंग तो इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं, राइट। जैसे अगर मैं बात करूं तो मुझे खुद के बारे में अवेयरनेस है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसे पढ़ रहा हूं, हम जो है ना कैसे इस क्रैश कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन इस जो है हमारे स्टाइलर को इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इससे किस तरीके का काम लिया जाने वाला है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी सेल्फ अवेयरनेस की प्रॉपर्टी होती है एक तरीके से। ये भी जो है इस सेल्फ अवेयरनेस की प्रॉपर्टी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो शो करते हैं, नॉन लिविंग जो है नहीं शो करते हैं। तो ये कुछ फीचर होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इस बारे में कि ये जो दो फीचर है मेनली कौन कौन से, मेटाबॉलिज्म का जिक्र और एबिलिटी सेल्फ रेप्लिकेट करने की, और ये सेल्फ कॉन्शियसनेस की जो मैंने आपको बताई है। इन तीन प्रॉपर्टी से कई बार नीट के अंदर क्वेश्चन बने हैं, तो अगर आप इन तीनों को ध्यान रखोगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, तो ये बेसिक सा कंसेप्ट पढ़ने के बाद अब जो है हम धीरे धीरे करके इसके अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि सर किस किस तरीके से जो है ये फीचर्स काम कर सकते हैं। कुछ और फीचर जिनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में इनके बारे में बच्चे डिस्कशन दे रखा है। तो अगर इन फीचर्स की मैं बात करूँ एक एक करके, तो जरा हम इनको समझते हैं। तो सबसे पहला फीचर जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये फीचर बच्चे रहने वाला है ग्रोथ का, राइट। तो आप सभी के सभी बच्चे एक बार के लिए सोच के समझ के मुझे ये बताइए कि क्या ग्रोथ एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर हो सकता है? सर मीनिंग क्या हुआ इस बात का? मीनिंग है कि क्या मैं ग्रोथ को एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता सकता हूं कि सर यस, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो ग्रोथ को करेंगे ही करेंगे, उनकी बॉडी के अंदर ग्रोथ होगी, जबकि नॉन लिविंग की बॉडी के अंदर ग्रोथ नहीं होती है। क्या ये एक डिसाइडिंग फीचर हो सकता है? तो आंसर सर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का जो जनरली नॉर्मली इस बारे में सोचते हैं उनका आंसर ऑब्वियसली यस होना चाहिए था कि सर यस, ग्रोथ तो जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म ही करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग की बॉडी के अंदर तो हमें नॉर्मली ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। अगेन आप हर बार की तरह एग्जांपल जो है ना मुझे एज एक लिविंग बीइंग की तरह इमेजिन करके चलो, और स्टाइलर को एज ए नॉन लिविंग, आप जो है ना इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे चीजों को। तो समझने की कोशिश कीजिए। जैसा मैंने कहा ग्रोथ का मतलब क्या, मेरी बॉडी जब हमारा जो है ह्यूमंस का बर्थ होता है उस टाइम से लेके आज तक क्या सेम हुआ बॉडी है? नहीं सर, इसके अंदर तो ग्रोथ हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि बॉडी की शेप, साइज वगैरह का बढ़ना, ये जो है ना ग्रोथ होती है, और ये ग्रोथ मेरी बॉडी ने शो की है। लेकिन स्टाइलर को चाहे आज से चाहे मैं 25 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल तक ऐसे ही रखूं, तो ये ग्रोथ शो नहीं करने वाला है। इसका मतलब तो ये हुआ सर कि ग्रोथ एक फीचर होना चाहिए लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंशिएट करने का, बट बच्चे ये होता नहीं है, राइट।
एक्चुअली में फीचर क्या होता है अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ क्यों जो है ना हम क्यों नहीं मानते हैं कि एक जो है ना डिफाइनिंग फीचर है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे सर हम जो डेजर्ट्स वगैरह में जब हम जाते हैं तो डेजर्ट में लेट्स इमेजिन हमने कोई एक स्टोन जो है ना पलेट कर दिया है, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात तो सर ग्रोथ के बारे में हमें पता है कि डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लेकिन चलिए समझते हैं हम एक चीज को। लेट्स इमेजिन मैं खड़ा हूं बच्चे डेजर्ट में, अगर मैं डेजर्ट में हूं तो आपको पता है डेजर्ट के अंदर जो है ना सिल्क होती है बच्चे, वो सिल्क लगातार जो है ना इस तरीके से एयर के साथ लगातार जो है ना फ्लो करती रहती है, जो है ना यहाँ पर जो है ना एयर की स्पीड वगैरह अच्छी होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लेट्स इमेजिन जो है ना इस आपके डेजर्ट के अंदर मैंने कहीं पर एक स्टोन डाला है, राइट, और ये स्टोन पहले वहां नहीं था बट मैंने अब डाला है, और टाइम के साथ बच्चे क्या होने वाला है, ये जो सिल्क के पार्टिकल्स हैं ये धीरे धीरे एयर के साथ फ्लो करते टाइम इसके यहाँ पर जो है ना बच्चे जो कॉर्नर एयर को डायरेक्टली फेस करने वाला है, इस कॉर्नर के साथ सिल्क के पार्टिकल जो है ना लगातार एक इकट्ठा एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे, और टाइम के साथ बच्चे ये जो है ना पूरी तरीके से कवर होता चला जाएगा धीरे धीरे सिल्क से, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इस स्टोन को देख भी नहीं पाओगे, ये पूरी तरीके से जो है ना सिल्क से ढक जाएगा, और धीरे धीरे और सिल्क इसके ऊपर जो है ना बढ़ती चली जाएगी टाइम के साथ, और बच्चे ये एक आपको छोटा एक स्मॉल माउंटेन शेप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। आप मुझे एक सिंपल बात बताओ सोच करके, क्या जब जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे सिल्क और ज्यादा पीछे जो है ना आगे की तरफ बढ़ेगी, क्या वैसे वैसे इस चट्टान का साइज बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो सर यस सर, यहाँ तो बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा तो मैंने क्या कहा, ग्रोथ क्या होती है, चाहे नंबर में बढ़ना, साइज में बढ़ना, शेप में बढ़ना, वॉल्यूम में बढ़ना, ये ओवरऑल ग्रोथ होती है। तो इसका मतलब ये तो सर हमारा जो है ना चट्टान जो है ये ग्रोथ शो कर रही है, तो क्या ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर मान लें लिविंग नॉन लिविंग का? नहीं सर, क्योंकि ये तो नॉन लिविंग था स्टोन, ये माउंटेन या स्मॉलर माउंटेन जो बना है ये तो नॉन लिविंग का फीचर हुआ। इसका मतलब जो है ना ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकती है बच्चे किसी भी तरीके की, जो है किसका, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस का, ठीक है ना। तो ये डिफाइनिंग फीचर की तरह बच्चे ये काम नहीं कर सकता है, ठीक है। हालांकि हम जो है ना ब्रॉड स्केल पे कह सकते हैं कि ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग शो करते हैं, बट यस बच्चे ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है ना। तो ग्रोथ को हम जो है नहीं मान सकते हैं। अब ग्रोथ क्या होती है, ये इंक्रीज होता है इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट ना। तो ग्रोथ के बारे में पहली बात तो आप समझ लीजिए क्या होता है, इंक्रीज इन मास एंड वॉल्यूम, है ना। मास में या वॉल्यूम में इंक्रीज होना बच्चे क्या कहलाती है, ग्रोथ। और ग्रोथ के बारे में हमने एक बात समझी कि ग्रोथ जो है आपकी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकती है, राइट ना। चलिए अब ग्रोथ के टाइप समझते हैं। तो आपको समझना है ग्रोथ दो तरीके की होती है बच्चे, एक होती है डेफिनेट ग्रोथ, दूसरी होती है इनडेफिनेट ग्रोथ, राइट। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, जहां पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो है ग्रोथ होना रुक जाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, ये कहलाती है आपकी डेफिनेट ग्रोथ। और इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, जहां पर जो है ना ग्रोथ बच्चे जो है ग्रो करना ऑर्गेनिज्म जो है बॉडी के अंदर बंद नहीं करता है, उसकी बॉडी पूरी की पूरी जब तक उसकी जो है ना लाइफ स्पैन होती है ऑर्गेनिज्म तब तक बढ़ती रहती है, ग्रो करती रहती है लगातार, ये होती है इनडेफिनेट ग्रोथ। अगर मैं टाइप्स की बात करूं बच्चे, तो टाइप्स में हमने पढ़ा कि नॉर्मली दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, एक होती है आपके पास डेफिनेट ग्रोथ और दूसरी क्या होती है, इनडेफिनेट ग्रोथ, राइट। डेफिनेट एंड इनडेफिनेट टाइप की ग्रोथ। अगर हम डेफिनेट ग्रोथ की बात करें बच्चे, डेफिनेट के अंदर क्या आता है, डेफिनेट ग्रोथ का मतलब कि टाइम के साथ, ठीक है ना, जो ग्रोथ है वो एक टाइम के बाद जो है ना स्टॉप हो जाएगी बच्चे, ठीक है ना, टाइम के साथ, ठीक है ना, टाइम के अंदर जाकर चल के पर्टिकुलर टाइम के बाद ग्रोथ जो है ना रुक जाएगी, ये डेफिनेट होता है। और इनडेफिनेट क्या होता है कि टाइम के साथ जो ग्रोथ है बच्चे वो बंद नहीं होती है, ठीक है ना, वो स्टॉप नहीं होती है। और ये किसके अंदर देखने को मिलता है, देखो सभी के सभी लगभग एनिमल्स के अंदर ये चीज हमको देखने को मिलती है। लगभग हर टाइप का एनिमल, अगर हम कुछ सिलेंट्रेट्स को छोड़ दें तो लगभग हर टाइप का एनिमल जो है ना डेफिनेट ग्रोथ शो करता है, एक पर्टिकुलर एज लिमिट पे पहुंच करके उसकी बॉडी के अंदर की ग्रोथ रुक जाती है, राइट। लेकिन अगर हम इनडेफिनेट की बात करें तो उसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपके पास क्या रहने वाला है बच्चे, दैट इज गोइंग टू बी दी प्लांट्स। प्लांट्स बच्चे अपनी पूरी की पूरी एज, जब तक उनको जिंदा रहते हैं प्लांट्स, तब तक जो है ना वो अपने सेल्स का नंबर बढ़ाते रहते हैं, उनकी हाइट बढ़ती रहती है और उनकी गर्थ वगैरह इंक्रीज होती रहती है, अगर वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है तो, ठीक है। तो चलिए, तो यहां तक की बातें आपको समझ आती हैं अच्छे से, राइट ना। इसके बाद अगर आगे बात की जाए बच्चे,
तो इन सारे के सारे कंक्लूजन्स को जान करके हमने ये बात अच्छे से समझी है कि ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं रख सकते हैं हम, किसका, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर की तरह एक्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो है ना दूसरा फीचर जिसके बारे में बात करने वाला हूं आपके साथ, यह है रिप्रोडक्शन। क्या रिप्रोडक्शन जो है एक तरीके से डिफाइनिंग फीचर हो सकता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के डिफरेंस का? तो इसको जरा जानते हैं बच्चे। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। पहले सर हमें ये बताइए ध्यान से कि रिप्रोडक्शन जो है, जो रिप्रोडक्शन है, क्या रिप्रोडक्शन होता क्या है सर? रिप्रोडक्शन क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस जहां पर एक पर्टिकुलर टाइप का ऑर्गेनिज्म अपनी ही स्पीसीज के सेम ऑर्गेनिज्म को जो है ना बर्थ देता है या उस सेम ऑर्गेनिज्म के नंबर को बढ़ाता है, ये क्या कहलाता है हमारा रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है, ये जो है हम बचपन से पढ़ते आते हैं बच्चे, दो तरीके की होती है। एक होती है असेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन, है ना, और नॉर्मली क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर मैं लोअर ऑर्गेनिज्म में बात कर लूं, लोअर भी क्या, अगर हम बात करें पर्टिकुलर प्लांट की, तो उसमें तीसरे टाइप की रिप्रोडक्शन और देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, राइट ना। तो अगर मैं असेक्सुअल की बात करूं तो मेनली बच्चे आप लोग बचपन से पढ़ते आते हैं कि इनके बीच में एक डिफरेंस होते हैं। हम दुनिया भर के डिफरेंस तो पढ़ते हैं कि सर 10-15 डिफरेंसेस ये होते हैं, लेकिन एक कोर डिफरेंस जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं दोनों के बीच में, वो क्या है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा हो सकता है कि जो गैमीट्स हैं बच्चे, ये फॉर्म हो सकता है कि गैमीट्स बने, राइट, लेकिन बच्चे ये गैमीट्स आगे चल के कभी भी फ्यूजन नहीं करेंगे। अगर फ्यूजन कर गए, देखो यहां पर वैसे तो नॉर्मली गैमीट्स ही नहीं बनते हैं। पहली बात तो कि गैमीट्स ही फॉर्म नहीं होते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, गैमेट्स ही नहीं बनते हैं, ठीक है ना। अगर गैमेट्स बनेंगे तो भी जो है ना वो फ्यूजन नहीं करेंगे, तो ये जो कहलाता है ये आपका असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यहां पर बच्चे पहली बात तो गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी ही होगी, ठीक है ना, गैमेट्स की डेफिनेटली फॉर्मेशन होगी। और दूसरा बच्चे जो गैमेट्स हैं ये फॉर्म होने के बाद ये बच्चे आपस में क्या करने वाले हैं, फ्यूजन भी ये परफॉर्म करने वाले हैं। और फ्यूजन का मतलब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जो है ना हमारा जाइगोट बनता है जिससे नया ऑर्गेनिज्म बनता है, ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर गैमेट्स का फ्यूजन होना नेसेसरी होता है, याद रखना ये मेन कोर डिफरेंस है दोनों के बीच में। यहाँ पर जो है ना गैमेट्स बन सकते हैं लेकिन वो फ्यूज कभी नहीं करेंगे, यहाँ पर गैमेट्स जो है बनेंगे भी और उन गैमेट्स के बीच में क्या होगी, फ्यूजन भी होगी। ये हम जो है ना एक आपको मैं कोर डिफरेंस बता रहा था इनके बारे में। खैर, असेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन के अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगे, जैसे स्पोर्स के थ्रू जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है अलगी के अंदर और फंजाई के अंदर, ठीक है ना। जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है स्पोर की, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स की बच्चे यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिलती है, और ये स्पोर्स जो है किस किस के अंदर एग्जांपल हो जाएगा, जैसे अलगी के अंदर स्पोर बनते हैं और फंजाई के अंदर स्पोर बनते हैं। फंजाई के अंदर ढेर सारे स्पोर बनते हैं, प्लानोस्पोर्स वगैरह जो है काफी टाइप के स्पोर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात करें बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जैसे कि कुछ प्लांट्स की बॉडी के अंदर, या कुछ हम बात करें कुछ आपके पास एनिमल भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, उसकी बॉडी के अंदर भी बच्चे हमारे को एक स्पेशल तरीके का जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है जिसका नाम होता है बडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक और टाइप है, इसका एग्जांपल है दैट इज द बडिंग। और बडिंग आपको प्लांट्स में भी देखने को मिलती है, लोअर प्लांट्स के अंदर, या एक एनिमल में भी देखने को मिलती है बडिंग नॉर्मली। और इस एनिमल का नाम क्या है बच्चे, आपका हाइड्रा, ठीक है। और नॉर्मली प्लांट्स के अंदर तो ये देखने को मिलती ही है। तो ये सारी की सारी आपकी असेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन है। हालांकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक तरीके की जो है ना आप कह सकते हो कि असेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन होती है। जैसे इसके अंदर आपके पास आते हैं फ्रेगमेंटेशन आता है, ठीक है ना, और रीजनरेशन आता है। तो ये भी असेक्सुअल का ही कैटेगरी में हम रखेंगे, जैसे कि इसके अंदर आएगा फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, राइट। फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि लेट्स इमेजिन ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी के फ्रेगमेंट तोड़ दिए जाए और हर एक फ्रेगमेंट जो है ना एक नए ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवा दे, ये प्रोसेस कहलाती है फ्रेगमेंटेशन। इसमें आप देख पा रहे हो कोई भी गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं है, किसी टाइप के गैमीट्स की जो है ना बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को मिली है। और रीजनरेशन का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है बच्चे वो रीजनरेट कर सकता है अपनी बॉडी के पार्ट को। लेट्स इमेजिन ये कोई ऑर्गेनिज्म है, हमने जो है इसकी बॉडी के इतने हिस्से को कट कर दिया है और इसकी बॉडी से रिमूव कर दिया है, तो ये ऑर्गेनिज्म दोबारा से बच्चे अपने इस पार्ट को जो है ना, इस जो है ना जो एम्प्टी पार्ट है इसको दोबारा से रीग्रो कर सकता है, कंप्लीट जो है ना अपनी बॉडी को फॉर्म कर सकता है। ये जो प्रोसेस पर्टिकुलर है ये रीजनरेशन कहलाती है। और ये सभी टाइप की जो रिप्रोडक्शन है बच्चे ये कहां पर होती है, ये बेसिकली असेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन होती है। जैसे रीजनरेशन की प्रोसेस नॉर्मली स्टारफिश और लिजर्ड वगैरह शो करती हैं, तो आप इसमें एग्जांपल में लिख सकते हो कि इसको जो है नॉर्मली कौन कौन शो करती है, या तो स्टारफिश करती है या लिजर्ड। लिजर्ड में आपने देखा होगा वो अपनी टेल को जो है ना दोबारा से रीग्रो कर सकती है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनरेशन। चलिए
आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं बच्चे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, जहां पर आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि यहाँ पर गैमेट्स वगैरह की फ्यूजन देखने को मिलती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, राइट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने देखा है कि फ्यूजन गैमेट्स की होती ही है यहाँ पर, और इस फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसके रिजल्ट में आपका जाइगोट फॉर्म होता है, और यही जाइगोट आगे चल के जो है ना नेक्स्ट जनरेशन के ऑफस्प्रिंग को बनाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जनरेशन के ऑफस्प्रिंग को फॉर्म यही आपका जो है ना जो जाइगोट बना है ये फॉर्म करता है। चलिए, तो यहां तक हमने देखा है बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन क्या, अब हम हमारे ओरिजिनल कंसेप्ट के ऊपर आते हैं कि सर एक क्वेश्चन आया हमारे दिमाग में, क्या रिप्रोडक्शन को हम कैरेक्टरिस्टिक या डिफाइनिंग फीचर मान सकते हैं कि यस इट इज द डिफाइनिंग फीचर दैट डिफरेंशिएट द लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग? आंसर आता है सर फिर से यहां पर ग्रोथ की तरह नो। हम रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग फीचर की तरह जो है ना टैकल नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है सर? देखो, आप मुझे समझाओ एक बात ध्यान से। क्या हनी बीज के उस जो है हमारे जो नेस्ट होता है हनी बीज का, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि वहां पर स्टेराइल बीज होती हैं, राइट? स्टेराइल, राइट? स्टेराइल मींस दे आर नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग्स, राइट? तो ये जो स्टेराइल बीज होती हैं बच्चे, क्या ये लिविंग नहीं है? बिल्कुल लिविंग है। क्या ह्यूमंस के केस में नहीं होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बेसिकली अपनी अगली जनरेशन के ऑर्गेनिजम्स को जो है ना बर्थ देने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं? ऐसे होते हैं सर, राइट? अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे पीपल एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या वो लिविंग नहीं है? सर वो लिविंग है, बिल्कुल लिविंग है। इसका मतलब ये हुआ कि वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, बट दे आर लिविंग। तो हाउ आई कैन डिफाइन दैट रिप्रोडक्शन is the characteristic feature of the living beings because it is performed by the non-living beings, it is performed by the sterile beings too, right? So that's why इसको जो है ना हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन भी आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। जैसे इसका एग्जांपल जो है ना हम क्या क्या ले सकते हैं, म्यूल, स्टेराइल बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ठीक है ना। तो अगर पहली बात तो क्या मैं इसको डिफाइनिंग फीचर मान सकता हूं सर? क्या मैं इसको डिफाइनिंग फीचर की तरह टैकल कर सकता हूं? आंसर हो जाएगा सर नो, नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि इसके पीछे कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे एक तो सर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, दूसरा बच्चे आपके पास कुछ आ सकते हैं जैसे वर्कर बीज, राइट ना। वर्कर बीज इसका एग्जांपल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बच्चे? म्यूल हो जाएंगे, है ना, म्यूल हो जाएंगे। अब ये सभी के सभी बच्चे जो है ना आपके लिविंग तो हैं, बट ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ये लिविंग तो है बट ये रिप्रोडक्शन तो नहीं कर सकते हैं। और ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं तो ये बच्चे कैसे जो है ना आप रिप्रोडक्शन को जो है एज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ले सकते हो, है ना, डिफाइन करने के लिए? तो हम नहीं ले पाएंगे इसको भी। चलिए, इसके बाद अगला फीचर बच्चे हम लेके चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहने वाला है बच्चे, ये है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी तरफ बढ़ते हैं जरा इस टॉपिक के अंदर, और जहां से क्वेश्चन बनते हैं दैट इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बच्चे? सेल्स अपने आप को किस तरह से अरेंज करते हैं। अब ये सिंपल सी प्रोसेस है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने क्या किया है, हमने दुनिया भर के ऑर्गेनिजम्स की जो है ना क्लासिफिकेशन करने के लिए क्राइटेरिया बनाया है, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम नॉर्मली बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। यहां पर क्या होता है कि अगर एक टाइप का सेल है, मतलब सेल्स है मल्टीपल, और वो सेल जो है ना इंडिविजुअली कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और ये सेल्स जो है ना अगर मल्टीपल सेल मिलके बच्चे एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने लग जाए तो ये बन जाता है आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसको टिश्यू बोलते हैं पर्टिकुलर पार्ट को। और ऐसे ऐसे मल्टीपल टिश्यू मिलके अगर एक कॉमन फंक्शन करने लग जाए तो ये बन जाता है आपका ऑर्गन लेवल। और ऐसे मल्टीपल ऑर्गन्स बच्चे अगर आपका एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाए तो बन जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इस तरह से जो है ना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। अब इसके बेसिस के ऊपर हमने जो है ना मल्टीपल टाइप के ऑर्गेनिजम्स की जो है ना डिवीजन बनाई है। देखो बच्चे, आपने पढ़ा होगा इस बारे में कि जो हमारे आर.एच. विटेकर सर थे, ठीक है ना, आर.एच. विटेकर, इन्होंने जो है ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इन्होंने डिजाइन किया था। और इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जो है ना बच्चे ने सबसे पहला किंगडम बनाया था मोनेरा, और दूसरा क्या था बच्चे, प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, देन प्लांटी एंड देन एनिमेलिया। तो ये 5 टाइप का होता है बच्चे। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स
इनको मैं कैसे जो है ना डिफरेंशिएट कर सकता हूं, देखो समझने की कोशिश करना। इसके अंदर जो है ना RH विटेकर सर ने यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा था बच्चे, यूनिसेलुलर टाइप के प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को, राइट। और इसके अंदर कैसे ऑर्गेनिज्म को रखा था बच्चे, इसके अंदर उन्होंने रखा था यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक टाइप के ऑर्गेनिजम्स को यहां पर क्लासिफाई किया गया था। फंजाई के अंदर आपके जो है ना मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये जो है आपके सारे के सारे बाकी के बचे हुए आगे कौन से, ये तीनों के तीनों जो किंगडम है बच्चे, ये तीनों के तीनों किंगडम आपके मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक क्लासिफिकेशन के अंडर जो है ना रखे गए थे। चलिए अब मैं आपको सर ये सब क्यों पढ़ाया आपने, क्योंकि सर हम समझेंगे धीरे धीरे करके कि अपने पास कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट और एनिमल्स, इनकी बॉडी के अंदर किस किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ये चीज हमें समझनी होगी, ठीक है ना बच्चे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इसको गहराई से समझना होगा। देखो मेरी बात को केयरफुली सुनो। जो आपका मोनेरा होता है बच्चे, इसके अंदर जो है ना आपके बैक्टीरियाज आते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर आर्का बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, दो क्लासेस को हम फर्दर पढ़ते हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया कैसा ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, तो सर आंसर होगा बड़ा सिंपल सा, ये एक अपने आप में एक इंडिविजुअल सेल होता है, तो इसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई टिश्यू वगैरह फॉर्म नहीं होता है, समझ गए आप। इंडिविजुअल सेल जो है ना इसको परफॉर्म करता है। वहीं बात करें प्रोटिस्टा के अंदर बच्चे, ये भी इंडिविजुअल सेल होता है, बस फर्क ये है कि यूकैरियोटिक नेचर का होता है सेल, ठीक है ना, यूकैरियोटिक सेल होता है। और अगर फंजाई की बात करें तो फंजाई बच्चे आपका देखो ध्यान से समझना मल्टी सेलुलर होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो है आपको कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको जो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और आगे बात करें तो सभी के अंदर बच्चे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहां पर जो है ना आपको ये बात समझनी होगी कि एनिमेलिया जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं सभी तरीके के एनिमल्स को, यहां पर बच्चे आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर मैं लोअर फाइलम्स को छोड़ दूं तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये बच्चे देखने को मिलता है आपको कहां पर, इन हायर ग्रुप्स, राइट। जो हायर ग्रुप्स है उनके अंदर बच्चे आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। हम हमारी आगे की क्लासेस में समझेंगे कि एनिमेलिया किंगडम के अंदर भी फर्दर जो है ना आपके पास जो है बच्चे 11 फाइलम होते हैं, उनमें से जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन, तास्केल्मिन, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा, ये आपके 11 फाइलम बच्चे होते हैं एनिमेलिया किंगडम के अंदर। और इन 11 फाइलम्स को जो है किसमें कैसा लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये मैं आपको जो है ना हमारा जो डाइवर्सिटी का लास्ट चैप्टर रहेगा, दैट इज दी एनिमेलिया किंगडम, इसमें स्टडी करेंगे तब आपको मैं समझाऊंगा ये किस तरीके से बच्चे यहाँ पर काम करता है। आई होप आपको यहाँ तक के कंसेप्ट जो है ना अच्छे से समझ आए होंगे, राइट। चलिए अब आगे समझते हैं बच्चे। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन को जो है ना बच्चे क्या सेल के बाहर परफॉर्म किया जा सकता है, जैसा हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे, समझना केयरफुली। क्या मेटाबॉलिज्म की इस पूरे की पूरी प्रोसेस को आउटसाइड द सेल परफॉर्म किया जा सकता है क्या? आंसर होगा सर, बोलो, सोच के देखो एक बार, क्या इसको सेल के बाहर बच्चे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे बात ये है, एक आइसोलेटेड जो है ना बॉडी के बाहर ऑर्गेनिज्म को, अगर ऑर्गेनिज्म में होने वाली रिएक्शंस को जो है अगर परफॉर्म करने लगे टेस्ट ट्यूब में, तो वो लिविंग हो या नॉन लिविंग की हो, ठीक है ना, ये जो है ना आपको एक डिफाइनिंग फीचर की तरह तो काम नहीं ही कर सकता है, इस बात को ध्यान रखें आप। मीनिंग क्या हुआ सर, तो हमें समझ नहीं आया, दोबारा बताइए। देखिए मैं बताता हूं, समझना। जो रिएक्शन होती है, जिससे मैंने आपको बताया मेटाबॉलिज्म के अंदर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं। ये रिएक्शंस बच्चे आप जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म करने लग जाओ तो भी जो है ना ये रिएक्शंस हो सकती हैं, या फिर आप लिविंग सिस्टम में परफॉर्म करने लग जाओ तो भी हो सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन रिएक्शंस के ग्राउंड पे कि कोई पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन होने लग रही है, ये रिएक्शन सर अगर जिसकी बॉडी में होगी वो लिविंग होगा, जिसमें नहीं होगी नॉन लिविंग होगा, ऐसे में ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा, राइट ना। तो इसलिए मैंने ये आपको बताया कि जो क्या मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को या मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं सेल से बाहर, इसको भी समझना जो है ना हमारे लिए क्या रहता है बच्चे, बहुत जरूरी रहता है। चलिए आगे हम समझते हैं एक टॉपिक को बच्चे, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपसे बात की है, दैट इज द कॉन्शियसनेस, राइट। कॉन्शियसनेस क्या होती है बच्चे? कॉन्शियसनेस जो है ये परफॉर्म की जाती है, कैसी प्रॉपर्टी होती है कॉन्शियसनेस?
इसके बारे में ध्यान रखना बच्चे। कॉन्शियसनेस का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ अवेयर, खुद के बारे में बच्चे अवेयर रहने की प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कॉन्शियसनेस कहलाती है। तो आप जो है ना सोच करके देखिए बच्चे, अगेन एग्जांपल पे आते हैं मेरे और स्टाइलर के। तो आप मुझे बताइए क्या स्टाइलर खुद के लिए अवेयर है? इसको मैं आसानी से अभी यहाँ से बेंड कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसके साथ इसको जो है ना कैसे भी किसी भी तरीके के जो है ना एक्सट्रीमिटीज से जो है फेस कराया जाए, ये कॉन्शियस नहीं है खुद कर को लेके, अपने बारे में खुद भी कुछ भी सोचने की कैपेबिलिटी इसके पास नहीं है। लेकिन इंसान, ह्यूमंस, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, ये सभी बच्चे अपने बारे में जो है ना सोचने की कैपेबिलिटीज को रखते हैं, तो ये सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। तो यस, हम कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस जो है कहीं ना कहीं जो है ना डिफाइनिंग फीचर हो सकता है। ये एक तरीके का बच्चे डिफाइनिंग फीचर हो सकता है किनका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, राइट ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर हो सकता है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शनल केस अगर मैं आपको बताऊं तो वो है बच्चे, आप सब सोच के देखिए, दैट इज द कोमा पेशेंट्स। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग, कुछ जो है ना पर्सन्स को कोमा से जो है ना डायग्नोस किया जाता है। कोमा एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर जो ब्रेन होता है बच्चे वो रिएक्ट नहीं कर रहा होता या ब्रेन कंट्रोल नहीं कर रहा होता है बॉडी को, उसकी कुछ ही, और जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी की कुछ ही सेंसेस काम कर रही होती है, सारे सेंसेस ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही होती है। तो इस तरीके का ऑर्गेनिज्म आप सोच के देखिए, क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस होगा? नहीं होगा सर। तो वैसे तो जो है ना कॉन्शियसनेस के भी हमारे पास कुछ एक्सेप्शन देखने को मिल सकते हैं, बट यस हम कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस जो है ना एक बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकता है ऑर्गेनिज्म को, राइट। चलिए, तो यहां तक आई होप आपको समझ आती हैं चीजें, और यहां तक जो है यहां तक हमने जो है ना इस टॉपिक के काफी सारी बातों को समझ लिया है। चलिए, तो अगर मैं कॉन्शियसनेस की भी बात करूं बच्चे, तो इसके बारे में भी एक जगह पर लिखा हुआ होता है। क्या लिखा होता है? कुछ बुक्स लिखती हैं कि जो कॉन्शियसनेस की जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो है ना बच्चे सिर्फ किस में देखने को मिलती है, ये भी बात ध्यान रखना, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं, बल्कि ये ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलती है सिर्फ, ठीक है ना। कॉन्शियस अपने लिए, खुद के लिए कॉन्शियस सिर्फ कौन होता है बच्चे? ह्यूमन होता है, राइट, नॉट ऑल ऑर्गेनिजम्स। चलिए, तो यहां तक की बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आती हैं।